I will teach you how to write an analytical paragraph. Okay, so in your exam question paper, there are 3 sections: section A, section B, and section C. Section A contains 2 unseen passages, and section B, as you can see in the above image, you can see the 4th question in the section B is writing an analytical paragraph on the basis of the given map, chart, report, line graph, etc. in about 150 to 200 words. Okay, so ऐसे ही ये एक क्वेश्चन आता है एनालिटिकल पैराग्राफ का. एनालिटिकल पैराग्राफ मतलब होता है कोई पैराग्राफ लिखा हुआ जो एनालाइज करके लिखा गया हो. सो एक आपको मैप, चार्ट, कोई रिपोर्ट या फिर लाइन ग्राफ दे दिया जाता है और उसको एनालाइज करने के बाद यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. ओके, like what is an analytical paragraph? This form of writing is used to interpret the facts presented in the form of table, graph or chart. As you can see this chart. ये जो चार्ट है ऐसे ही इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा. अब इसके एनालिसिस करके, इसी को इंटरप्रेट करके, इन्हीं चार्ट या फिर ग्राफ को इंटरप्रेट करके हमें एक वर्ड्स फॉर्म में पैराग्राफ लिखना है. अब जो ये जो ग्राफ है इसके अंदर जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं वही हमें फैक्ट्स यूज़ करने हैं. वी विल नॉट राइट आवर ओन फैक्ट्स. हमने जो पहले के पढ़े हुए हैं वो फैक्ट्स नहीं लिखने हैं. सिर्फ जो चीज़ इस ग्राफ में दी गई है सिर्फ वही हमें एनालाइज करके लिखना है. अंडरस्टूड? लाइक दिस पैराग्राफ. In this paragraph, it is as you can see, it is given that the blue line represents 2017, orange line represents 2018, and white line represents 2019. Okay, so as you can see in the below, it is written platinum, alpha, and dulux. So ये यहाँ पे बताया गया है कि सेल्स कितनी होती हैं इन डॉलर्स इन यूएस, प्लैटिनम की, अल्फा की और ड्यूलिक्स की, और उसको हमने कंपेयर किया गया है. सो बेसिकली दिस टाइप ऑफ राइटिंग, दिस फॉर्म ऑफ ग्राफ टेल्स अस इट रिक्वायर्स एन एनालिसिस. हमें इसको एनालाइज करना है. वी हैव टू सी इट एंड एनालाइज द स्टैटिस्टिक्स एंड कंपैरिजन of the given facts and drawing conclusion based on the given data. So अब इसी डाटा को देखकर we have to draw conclusion as well कि आगे जाके क्या हो सकता है, क्या किस चीज़ की डिमांड बढ़ी. as in this by seeing this graph we can see that Dulux जो है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है. that is the reason उसकी सेल्स भी ज़्यादा है. okay, in 2017 and in 2018 and in 2019 तीनों सालों में ड्यूलक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा सेल्स है उसकी. दिस इज़ वी कैन कंक्लूड, राइट. सो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कंपेयर करो. कंपेयर करने के बाद उसकी जो फैक्ट्स, जो डाटा, गिवन डाटा दिया हुआ है वही डाटा यूज़ करना है पैराग्राफ में. यू शुड नॉट राइट योर ओन स्टैटिस्टिक्स, योर ओन डाटा. ओके, यू हैव टू सी द ग्राफ एंड देन ओनली डिसाइड व्हाट टू राइट. ओके, सो देर आर 3 main points. You have to write 3 main points in your paragraph. The first is introduction, the other is body, and the third is overview or conclusion. So as इंट्रोडक्शन जो होता है और कंक्लूजन होता है वो दोनों बेसिकली कांस्टेंट रहते हैं. कांस्टेंट मीन्स कि दोनों ही बहुत छोटे, इन शॉर्ट लिखा जाता है, बहुत छोटे पैराग्राफ्स होते हैं. यू हैव टू फिनिश योर इंट्रोडक्शन इन 2 to 3 lines and same with conclusion. You have to finish your conclusion with 2 to 3 lines. But the body decides कि कितना बड़ा आपका पैराग्राफ होगा. Like अगर if it is written in the question that you have to write the analytical paragraph in 150 to 200 words, then you can add 2 to 3 paragraphs in your body. But if it is said to write only 8 words paragraph, then only 1 to 2 paragraph will be included in the body. Okay, so this body decides कि आपको क्या लिखना है.
अब इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम जितना भी जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसको उतार के लिख लेते हैं कि क्या, कि हमें अपने पैराग्राफ में हम लिखने क्या जा रहे हैं, हम किस चीज़ का एनालिसिस करने वाले हैं और ये ग्राफ किसके बारे में है। फिर उसके बाद बॉडी आती है। बॉडी में हम डिटेलिंग लिखते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस लिखते हैं कि हमने क्या इससे इंटरप्रेट किया, इससे क्या पता चला कि इस ग्राफ से या फिर इस टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि किस बारे में है, कैसे ये है, कैसे प्रिडिक्शन हुआ है। तो वो सब कुछ हम बॉडी में लिखते हैं इन डिटेल। देन हमारा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम बस 2-3 लाइन का कंक्लूजन होता है एंड वी राइट कि कंक्लूजन कि इस पूरे ग्राफ से क्या कंक्लूड होता है, आगे चल के इन फ्यूचर क्या हो सकता है, दिस व्हाट वी राइट इन कंक्लूजन। ओके, सो एज लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। सो द ग्राफ बिलो गिवन gives the information about changes in the birth and the death rates in New Zealand between 1901 to 2101. So ये पूरे 10 साल के का पूरा ग्राफ है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंजेस क्या हैं इन न्यूजीलैंड. ओके, सो यू हैव टू समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक अ कंपैरिजन where relevant. So you have to make a comparison, you have to analyze the birth rate and the death rate between 1901 to 2101. Okay, so सबसे पहला पार्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन. So the graph shows changes in the birth and the death rates in New Zealand since 1901 and forecast trends tips until 2101. As I have told you कि जो इंट्रोडक्शन होता है वो 2 to 3 लाइन्स में हमें ख़त्म करना होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता. सो हमने ये 2 से 3 लाइन्स लिखी यहाँ पर और हमने बेसिकली हमने पूरा क्वेश्चन उतार दिया है. एज यू कैन सी हमने पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दिया है कि किस बारे में है ये और हम आगे लिखना क्या चाहते हैं. सो ये पूरा जो ग्राफ का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है. ओके, so the next is the body part, the body. So the body's first paragraph will be for the birth rate and the other will be for the death rate. Okay, तो ये हमें डिपेंड करता है कि हमें कितना ज़्यादा बड़ा हमें अपना एनालिटिकल पैराग्राफ बनाना है. तो अगर ज़्यादा वर्ड्स का दिया होगा तो यू विल ऐड मोर पैराग्राफ्स. इफ़ इट इज़ फॉर लेसर वर्ड्स देन यू विल कंस्ट्रिक्ट टू ओनली 1 or 2 paragraphs. Okay, so in between 1901 and 2041 the death rate has been consistently higher than the death rate. Okay, as you can see 1901 से लेके 2041 तक बर्थ रेट्स हायर हैं और डेथ रेट्स कम हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन. It stood at 20,000 at the start of this period and increased at the peak of 66,000 in 1961. So as you can see 1901 में 20,000 से स्टार्ट हुआ और 1961 में वो पीक पे चला गया बर्थ रेट विच इज़ बिटवीन 60 to 70,000. अप्रॉक्सीमेटली 66,000 बीच में आ रहा है बिल्कुल उसके. ओके, बाय दिस यू कैन सी द this is how you analyze the graph. Okay, so the darker line represents birth and the lighter line represents death. As you can see 1901 से लेके 2041 तक बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है. बर्थ रेट 1961 में सबसे पीक पे चला गया बिटवीन 60 to 70 और स्टार्ट कहाँ से हुआ था 20,000 से. ओके, let's read further. Since then the rate has fluctuated between 65 and 50,000 एंड उसके बाद फ्लक्चुएट कर रहा है. फ्लक्चुएट का मतलब होता है थोड़ा वेव में, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं. अगर सीधा ग्राफ होता तो कांस्टेंट होता, बट ये क्योंकि वेव है तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है. फिर उसके बाद 2041 से लेकर 2101 तक ये इट इज़ फ्लक्चुएटिंग एंड इट इज़ डिक्रीजिंग ऑल्सो and it is expected to decline slowly around 45,000 birds by the end of the century. So ये 40 to 45 के आसपास ये पहुँच गया है. So end of the century, that is 2101, it has reached to 45,000 birth rate. Okay, understood. Then we will write about death rates. This in the second paragraph. In contrast मतलब होता है उसके बिल्कुल विपरीत, in opposite. The death rate started below 10,000 and has increased steadily until the present time. Okay, so as you can see death rates in 1901 it has started below 10, so it is below 10,000. Okay, then 24 के बाद
डेथ रेट ज़्यादा हो गए हैं और बर्थ रेट कम हो गए हैं. सो इट इज़ इंक्रीजिंग. इन द प्रेजेंट टाइम इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. ओके, then it is written this increase is expected to be more rapid between 2021 to and 2151. As you can see, between 2021 and 2051 ये ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और उसने बर्थ रेट को भी पार कर दिया है, उससे ऊपर पहुंच गया है, रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है. when rate will probably level off at around 60,000 before dropping slightly in 2101. So as you can see कि 2101 में ये slightly थोड़ा सा ये कम हुआ है, but else ये 50 to 60 के बीच में ही था, right? So this is how I have analyzed the birth rate and the death rate and compared it also. Then you will write the conclusion. So overall these opposing trends means that the death rate will probably overtake the birth rate in around 2041, and the large gap between the two levels will be reversed in the later part of this century. As you can see कि death rate अब ज़्यादा हो गया है 2041 के बाद और birth rate कम हो गया है, और ये जो gap है दोनों के बीच में वो कम होता हुआ दिख रहा है, right? पहले देखो स्टार्टिंग में 2041 से पहले the gap was more and 2041 के बाद the gap is less. So this is what we have concluded कि in the future time death rate probably ज़्यादा हो जाएगा और birth rate कम हो जाएगा, और death rate basically उसको overtake कर देगा around 2041 से, और large gap जो है वो reverse होता दिख रहा है, जो बड़ा gap था वो छोटा हो रहा है. Okay, this is what we have concluded, and this is how we write an analytical paragraph. This is the example of a line graph. The lines are given and you have analyzed it. There are many graphs like pie chart graph, histogram graph, line graph. There are many graphs. Okay, so we will discuss it slowly. I want you to go through this video, and if you have any doubt you can ask. Thank you.